हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम करें क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फोर्स के बारे में बहुत कुछ समझाया था, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वेलोसिटी और बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। वो वीडियो आपको मस्ट है, जरूर जाके देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। और मैंने आपको बताया था ये फिजिक्स का चैप्टर है, आपका बेस बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कान और दिमाग खोल के सुनना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, let's move on straight to the video. हम कर रहे हैं, I need my pen, hold on. Yeah. A step further, when you push a table with your hand, did you feel the force on your hand too? क्या अगर आप कभी टेबल को पुश करते हो तो आपने फील किया है कि जो फोर्स है वो आपके हैंड पे भी महसूस होती है? द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर। जैसे ही आप पुश करना रोक, मतलब आप फोर्स लगाना छोड़ देते हो, वैसे ही जो है फोर्स जो होती है आपके हाथ में जो महसूस हो रही है वो डिसअपियर हो जाती है। वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम द अदर। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सून एज द इंटरैक्शन सीजेस, द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स। जैसे ही इंटरेक्शन रुक जाती है, दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फोर्स महसूस नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी पे फोर्स लगाते हैं वो हमें उसी अमाउंट की फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगाती है, जिस वजह से हमें फोर्स अपने हाथ पे भी फील होती है जब हम टेबल को पुश करते हैं। इसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ को फोर्स उतने ही अमाउंट की वो ऑब्जेक्ट भी लगाएगा। इसी वजह से हमारे को टेबल पे पुश करते हुए हैंड पे फोर्स महसूस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, होल्ड ऑन। हाँ तो देखो, एक बार मैं आपको इसको ढंग से बता दूं। देखो, न्यूटन का जो लॉ होता है, हमने बोला फोर्स जो होती है हमारे को इक्वल लगेगी और ऑपोजिट लगेगी, मतलब दूसरे डायरेक्शन में लगेगी। तो दूसरे डायरेक्शन के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। और एक चीज, फोर्स इज ए वेक्टर। वेक्टर जो होता है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मायने रखता है। मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और डायरेक्शन जो बताती है हमें किस डायरेक्शन में जा रहा है, नी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लस माइनस, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर एक एरो लगाते हैं। यार मेरा माउस नहीं चल रहा, होल्ड ऑन। एरो लगाते हैं हम ऊपर को, वो दिखाने के लिए कि ये वेक्टर है। अभी आपको वेक्टर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत हायर ग्रेड्स की बात हो गई। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम कहते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल होगी। 5 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हो तो 5 न्यूटन आपको टेबल भी लगाएगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे आपने इस तरफ को लगाई फोर्स, तो वो जो टेबल है वो आपको इस तरफ को फोर्स लगाएगी। समझे? आपने इस तरफ को लगाई, जो टेबल है वो इस तरफ को लगाएगी फोर्स। इसीलिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं। और हम ये इक्वल टू का साइन ये बताते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये हमारा है न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन को इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। समझे? तो आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एंड दिस इज साइंस। और हर चीज आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब हमने इस बुक का स्टार्ट किया था तो हमने सीखा था, एक ग्रेट साइंस स्टूडेंट हमेशा ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और ऐसा कब तक होएगा, क्यों होएगा। मतलब ये सारे क्वेश्चंस एक जो साइंस लवर होता है, जिसको साइंस अच्छे से पसंद होती है, साइंस, वो हमेशा ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको भी हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ कि आपको हर चीज पता हो, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर डूइंग hold on. हाँ, 5.4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस? एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो कॉन्टैक्ट से चलती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो किसी कॉन्टैक्ट के बिना चलती हैं। जैसे हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा था, जो कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। और कई डिजीज नॉन कम्युनिकेबल जो होती है वो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं। ऐसी दो टाइप की फोर्स भी होती हैं, कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट। आई थिंक आपके सिलेबस में सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, तो हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस करेंगे अभी। नाम करें 5.4.1, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन मेनी सिचुएशन वी फाइंड दैट to apply force on an object, physical contact is necessary between the two bodies on the object. हमने देखा है कि कई सिचुएशंस में जब हमें फोर्स लगानी होती है तो कांटेक्ट दो बॉडीज के बीच में नेसेसरी होता है। मतलब हम कांटेक्ट की मदद से ही वो फोर्स लगा सकते हैं। दिस कांटेक्ट कैन बी डायरेक्ट सच एज यूजिंग योर हैंड्स और अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, और इनडायरेक्ट सच एज यूजिंग स्टिक्स और रोप। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे आप खुद कोई चीज उठा रहे हो, उठाने में फोर्स लगी, हमने अपना हैंड यूज किया, डायरेक्ट। या तो हम इसको कोई रस्सी बांध के खींच ले, इनडायरेक्ट तरीके से। हमने मतलब इसको खींचा तो हमने ही फोर्स लगाई है, बट इनडायरेक्ट तरीके से लगाई है, हमने खुद ही इसको उठा के इसमें फोर्स नहीं लगाई है। तो ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आप खुद ही अपनी किसी बॉडी पार्ट से इसको उठा लो, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट वो होता है जैसे आपने इस पर रस्सी बांधी और आपने इसको खींच लिया, स्टिक और रोप्स। ठीक है,
ये था, हम कभी टूथपिक से आपने फ्रूट उठाए हैं? फ्रूट आप ऐसे उठाओ तो आप फोर्स लगा के ही तो उठा रहे हो फ्रूट के पीसेस, बट आप टूथपिक से उठा लो तो आप इनडायरेक्ट तरीके से उठा रहे हो। डायरेक्ट तरीका मतलब आपने सीधे अपने हाथ से उठा लिया, इनडायरेक्ट मतलब आपने टूथपिक से उठा लिया। ये था। फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो सिर्फ कांटेक्ट से होती हैं, फिजिकल कांटेक्ट से होती हैं, इनको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, जो तभी होंगी जब दो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा। Now, muscular forces. एक muscular forces is an example of contact forces. An example of contact force is muscular force. Muscular force एक contact force का example होता है, मैंने आपको बता दिया, डबल रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। When we perform a physical activity such as walking, running, lifting, pushing, jumping और stretching, जब भी हम कोई physical activity करते हैं, जैसे running हो गई, jumping होगी, कोई भी physical activity होगी, the force is caused by an action of muscle in our body. जो ये force होती है हमारे muscle के action की वजह से होती है। The force resulting due to the action of muscle is known as muscular force। जो हमारे मसल की एक्शन की वजह से फोर्सेस हो रही हैं उनको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट while doing an activity। मस्कुलर फोर्स तब होती है जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती हैं, इलोंगेट मतलब खींचती हैं, तभी कोई एक्टिविटी होती है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। हमारे मसल्स की खासियत होती है इलोंगेट भी हो सकती हैं, सिकुड़ भी सकती हैं, जैसे ये सिकुड़ रही हैं, ये इलोंगेट हो रही हैं, समझ रहे हो? ये सिकुड़ रही है मसल्स, ये इलोंगेट हो रही है। बहुत ये एक यूनिक फीचर है हमारी मसल्स का। और अगर आप आगे जाके बायो लोगे तो दिस इज ऑल्सो इन वेरी डिटेल, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए आप इतना समझो, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट होती हैं तब हम उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। एनिमल, बर्ड्स और फिशेस जो होती हैं मस्कुलर फोर्स को ही सर्वाइवल के लिए यूज करती हैं। हमें यहाँ पे दे रखे हैं यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय लिविंग बीइंग्स। रनिंग जो है इसमें मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है, डियर लेग से मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है, स्नेक की तो बॉडी मस्कुलर है तो ये चलने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए मसल फोर्स का यूज करते हैं। डॉल्फिन स्विमिंग के लिए करती हैं। बेबी जो है यहाँ पे क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं अपनी मस्कुलर फोर्स को। और जो हम हैं यहाँ पे लिटिल गर्ल है, ये चलने के लिए यूज कर रही है अपनी मस्कुलर फोर्स को। जो बर्ड्स हैं ये फ्लाइंग के लिए अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। Human used muscular force of some animals to carry out many tasks for long time। Humans जो है बहुत सालों से muscular force जो animals की है, इसको यूज कर रहे हैं डेली टास्क अपने करवाने के लिए। जैसे खेत में हल जोतने के लिए हम बैलों का यूज करते हैं, हम हॉर्स कैरेजेस यूज करते हैं। ये सब मस्कुलर फोर्सेस का ही एक एग्जाम्पल है, ये हम अपने काम करवा रहे हैं जानवरों की मस्कुलर फोर्स को यूज करके। एवर हर्ड ऑफ मस्कुलर फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी टू। मस्कुलर फोर्सेस हमारे अंदर भी बहुत सारे फंक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। These forces help us chew food and push it out through alimentary canal during the process of digestion। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो ये भी एक मसल फोर्स का एग्जांपल है, पुशिंग द फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड पुश होता है, जैसे देखो आप जब कोई चीज swallow करते हो, हमारे जो एसोफेगस है इससे जाके हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाता है जहाँ पे डाइजेशन होती है। ये सब एक मसल फोर्स का ही एग्जांपल है, हमारी बॉडी की मसल ये यहाँ पे फोर्स लगाती है, तब वो जो फूड है वो अंदर को जाता है और अंदर डाइजेशन होती है। ये सब एक मसल फोर्स का एग्जांपल था। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी। जो हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड जो है सप्लाई होता है। आपको पता है हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से। और ये क्यों हो रहा है, हमारी कार्डियक मसल्स ही तो कर रही है, हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब जब ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। ये हमारे एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। अगर हमारा हार्ट रुक जाएगा, अगर मस्कुलर फोर्स हार्ट की रुक गई तो वी आर डेड, वी आर गॉन। तो आपने देखा मस्कुलर फोर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। हार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। और एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड पास करता है ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये आप देखो कैसे मस्कुलर फोर्स हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आर मूविंग ऑन टू फ्रिक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना गाइस। चलो। हम्म फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर को जा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी साइड को लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब ये हमारे मोशन को रोकने की कोशिश करती है। जो भी फोर्स हमारे मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगेगी, जिससे हम रुक जाएंगे। और मैंने आपको बताया था अगर हमें चलना है तो हमें फ्रिक्शन से थोड़ी सी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ग्राउंड की फ्रिक्शन मान लो आप 0.1 है, मैं लिख के बताती हूँ आपको।
मानो अगर आप किसी ग्राउंड पे चल रहे हो, ये ग्राउंड है आपका, इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो आप 0.2 है, ठीक है, तो हमें चलने के लिए एटलीस्ट 0.3 लगाना पड़ेगा। अगर हमें अगर फ्रिक्शन मान लो इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट लगेगी। इधर हमें इधर जाना है, तो हमें एटलीस्ट जो फोर्स है हमारी, फोर्स हम यहाँ पे बड़ा एफ लेते हैं फोर्स के लिए, फोर्स जो हमारी है हमें एटलीस्ट 0.3 लगानी पड़ेगी, तभी हम इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन के ऑपोजिट जा पाएंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो आपको पता लग गया फ्रिक्शन क्या है, जो फोर्स हमारे डायरेक्शन और मोशन के ऑपोजिट लगेगी उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। पर अभी मैंने आपको बताया अगर हम यहाँ को जा रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रही है, पर अगर हम दूसरी तरफ को जाएंगे तब फ्रिक्शन फिर दूसरी डायरेक्शन में लगेगी। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा राइट में ही लग रही है, तो अगर आप लेफ्ट में जाओगे तभी फ्रिक्शन लगेगी, नहीं। अगर आप राइट में जाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट में ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं। अ रोलिंग बॉल ऑन ए फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। कभी आपने देखा है अपने ग्राउंड पे एक बॉल को धक्का मारो, ठीक है, धक्का मारो, वो कुछ दूरी जाके रुक जाएगी। क्यों रुकती है वो? हम तो नहीं रोक रहे। मैंने अभी आपको बोला था, पिछले वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था मैंने आपको, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं। तो अगर हमने कोई बॉल को छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो कैसे रुक गई? वो फ्रिक्शन की वजह से रुक गई, क्योंकि जब वो बॉल जा रही थी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही थी। धीरे धीरे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो उसकी बॉल की फोर्स की वैल्यू से मतलब फ्रिक्शन जो है ना एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है हर सरफेस के लिए, पर वो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। जैसे ही बॉल की फोर्स आगे जाते हुए धीरे धीरे कम हुई, जैसे ही फोर्स कम हुई, फोर्स क्यों कम हुई एक बार मैं अभी आपको ये भी बताऊं, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपके क्लियर होना चाहिए। फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था मास इज द वेट ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन इज अ टाइप ऑफ स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज हमारी होती है, वेलोसिटी हमारी स्पीड होती है, और एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखो धीरे धीरे जब बॉडी आगे जा रही है, तो जैसी बॉल आपने फेंकी इनिशियली तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे जाके उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एक टाइम पे उसकी स्पीड धीरे धीरे इतनी कम हो जाएगी कि फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसकी फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कम हुई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको अभी नहीं पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर फोर्स बढ़ेगी तो हमारी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है मतलब धीरे धीरे अगर उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है मतलब फोर्स कम हो रही है, एक टाइम पे उसकी फोर्स इतनी कम हो जाएगी कि जो हमारी बॉल है वो रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि अब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो फोर्स की, हमारी बॉल की फोर्स की वैल्यू से बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ गई वैसे ही बॉल वहां पे रुक जाएगी। समझे? अच्छा था ना कॉन्सेप्ट? मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और कई लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया और मैंने आपको फॉर्मूले से बताया कि कैसा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बॉडी का कोई वेट है, वेट तो कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है, वेट तो हमेशा उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या चीज हम कम करें जो फोर्स कम होएगी, ताकि फ्रिक्शन उसको रोक सके, क्योंकि फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, और उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगी फॉर ए पर्टिकुलर सर्फेस। हर सर्फेस की फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो अलग होती है। अगर हमारी एक्सेलरेशन मतलब एक तरीके से आप मान लो अगर हमारी जो स्पीड है वो कम होगी, तभी तो फोर्स कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये वाला इस साइड इक्वल टू के इस साइड वाला कम होगा, तो इक्वल टू के इस साइड वाला भी कम होगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इनवर्सली वो होता है, अगर इक्वल टू के इस साइड वाला कम होगा तो इक्वल टू के इस साइड वाला बढ़ेगा। वो इनवर्सली होते हैं, मतलब अगर ये ऊपर तो वो नीचे। पर अभी हम डायरेक्टली बात करें क्योंकि साथ में है दोनों। इसकी अगर यह अपॉन में होता ना तब वो इनवर्सली होता है। अभी आप छोड़ो ये सब, इतना समझो कि अगर एक्सेलरेशन मतलब स्पीड मान लो, स्पीड कम होएगी तो फोर्स कम होएगी, फोर्स कम ज्यादा होएगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो अगर धीरे धीरे स्पीड कम हुई, फोर्स कम हुई, इसी वजह से जो फ्रिक्शन की फोर्स थी उसने हमारी बॉल को रोक दिया। तो चलती हुई बॉल क्यों रुकी? ड्यू टू फ्रिक्शन। कैसे रुकी वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको तो वैसे इतना ही समझना था कि फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रही है, पर कैसे रुक रही है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बिकॉज समटाइम्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अ लिटिल डीपर। इज देयर एनी अदर कॉन्टैक्ट फोर्स? आगे देखते हैं, पढ़ के फिर आंसर देंगे इसका। वी स्टॉप पेडलिंग आर बाइसिकल ऑन ए फ्लैट रोड, इट स्टिल स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप। इफ वी स्टॉप पेडलिंग आर बाइसिकल ऑन ए फ्लैट रोड, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप। अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हम धीरे धीरे पैडल करना रोक देते हैं, तो एक टाइम पे वो बाइसिकल धीरे धीरे स्लो होगी और रुक जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि धीरे धीरे उसकी एक्स वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो मतलब वेलोसिटी इज चेंज इन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक भी लिख देती हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है हमारे एक्सेलरेशन का। अभी आप बस देखो, कॉन्सेप्ट्स देखो, यहाँ पे अभी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आएंगे, आप कॉन्सेप्ट्स देखो। तो देखो, हमारे हमने क्या किया, हमने बाइसिकल धीरे धीरे रुक रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी स्पीड, धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो मतलब अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में स्पीड आ रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी कम हो रही है। एक्सेलरेशन कम होगी, मास तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मास तो कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा। जो अगर वेट है हमारी बाइसिकल का और हमारा मिला के तो हमारी उस बॉडी का वेट हो रहा है ना, तो हमारा वेट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली पेडल करते रहते तो क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में स्पीड है, स्पीड इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हुई। बट अगर हमने पेडल करना रोक दिया, वहां पे रोक दिया, तो क्या हुआ, हमारी स्पीड जो है वो कम हुई, स्पीड कम हुई तो एक्सेलरेशन भी कम हुई, एक्सेलरेशन कम होने की वजह से फोर्स भी कम हुई। एक टाइम पे हमारी फोर्स इतनी कम हो गई कि हमने फ्रिक्शन की वजह से हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो अगर हम पेडल करना छोड़ते हैं तो हम क्यों रुकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। और कैसे रुकते हैं, क्योंकि हमारी फोर्स धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हम और स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे हैं। हमारे देखो फोर्स भी हम नहीं लगा रहे हैं कोई भी तरीके की, धीरे धीरे हमारी स्पीड कम हुई और हम वहीं पे रुक जाएंगे। इंटरेस्टिंग, राइट। समझा दिए मैंने आपको दोनों कैसे हो रहा है। और एक और हम इसमें देख सकते हैं, धीरे धीरे हमारी स्पीड कम हो रही है इसलिए हम रुक गए, और हमने फोर्स भी तो लगानी बंद कर दी। आप ये देखो कि हम पेडल कर रहे थे तो हम फोर्स लगा रहे थे, हमने फोर्स लगानी बंद की और हमारी स्पीड भी कम हुई। यहाँ पे आप एक तरीके से और भी देख सकते हो, देखो स्पीड तो कम हो ही रही है, बट अगर हमने फोर्स लगानी बंद कर दी तो फोर्स कम हुई तो एक्सेलरेशन अपने आप कम हो जाएगी। आपको वेलोसिटी वाला कंसेप्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर फोर्स कम होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। एक्सेलरेशन कम तो धीरे धीरे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। नाइस। इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दी, स्पीड कम होने की वजह से भी रुकी और फोर्स कम होने की वजह से भी रुकी। अगर आप ये देख लो, फोर्स कम हुई तो अपने आप एक्सेलरेशन कम होगी, एक्सेलरेशन कम हुई तो फोर्स अपने आप कम होगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास को तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते। ये बता दिया मैंने आपको बहुत अच्छे से। तो इन दोनों का आंसर, रोलिंग बॉल क्यों रुकती है एक टाइम पे, क्योंकि फ्रिक्शन है। और हम पेडल करना छोड़ देते हैं तो हमारी बाइसिकल एक टाइम पे क्यों रुक जाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कैसे, ये भी बताया मैंने आपको। हम्म। इफ द रोड इज रफ, इट स्टॉप सूनर देन ऑन ए स्मूदर रोड। अगर रोड जो है रफ है तो हमारी बाइसिकल जल्दी रुक जाती है देन ऑन ए स्मूदर रोड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हर अलग अलग सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। रफ सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ स्मूदर सरफेस। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम वेट सरफेस पे कैसे फिसल जाते हैं, क्योंकि पानी की फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और अगर ऑयल गिरा होगा तो और भी कम होगी। हर हर चीज की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। रफ सरफेस बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इस वजह से वहां पे बाइसिकल जल्दी रुक जाएगी। ठीक है। क्योंकि हर सरफेस की अलग फ्रिक्शन है, रफ की ज्यादा है, रफ पे जल्दी रुकेगा, स्मूथ पे कम जल्दी रुकेगा, बिकॉज फ्रिक्शन अलग अलग है। यू मस्ट हैव केम अक्रॉस मेनी सच एक्सपीरियंस, आपने ऐसे एक्सपीरियंस बहुत देखे होंगे। व्हाट कॉजेज द चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशन। इन सिचुएशन में हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या चेंज कर रहा है, फ्रिक्शन। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने हमेशा देखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था पिछले पार्ट में, कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है। हाउएवर इन ऑल दी सिचुएशन नो फोर्स इज अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन द ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि इन सिचुएशंस में हमें कोई भी फोर्स दिखाई नहीं दे रही है एक्ट करती हुई, येट द स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड दे कम टू अ स्टॉप आफ्टर सम टाइम। पर जो हमारी स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है और एक टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। दिस इज पॉसिबल दैट सम फोर्सेज इज इंडीड एक्टिंग ऑन देम। विच फोर्स इज दैट। हमें ये तो देखा कि हमने कोई तो फोर्स है, क्योंकि हमने देखा फोर्स ही हमारी ऑब्जेक्ट को, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकेगी। पर कौन सी फोर्स है यहाँ पे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जो फोर्स चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक रही है, दिस दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही हमेशा एक्ट करेगी, तभी हमारी रोलिंग बॉल स्टॉप होगी, और हम जब पेडल करेंगे, पेडल करना छोड़ देंगे तो हमारी बाइसिकल एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। ठीक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मैं मेरे को लगता है फ्रिक्शन तो अब आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड बताया मैंने आपको, कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं बताया, सब आपको अब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक्टिविटी 5.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन ऑब्जेक्ट विद ए फ्लैट बेस। आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका फ्लैट बेस हो, सच एज एम्प्टी लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और ए नोटबुक। कुछ भी ले सकते हो आप इनमें से। प्लेस इट ऑन द टेबल, उसको टेबल या फिर फ्लोर पे रख दो। जेंटली पुश इट एंड ऑब्जर्व, उसको जेंटली पुश करो और ऑब्जर्व करो। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, क्या वो कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाता है। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, क्या कोई फोर्स है जो इसको रेस्ट पे ले आ रही है। क्योंकि आप कोई भी चीज को फेंको, एक टेबल पे रखो और उसको ऐसे स्लाइड करो, दूरी ट्रेवल करने के बाद वो अपने आप रुक जाएगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन।
आपको तो पता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट आपको फिर भी पता है कि वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन। हम्म। Now repeat by pushing the object on the opposite direction. Does it stop again after traveling some distance? अब उसको दूसरे डायरेक्शन से पुश करो और देखो क्या वो फिर रुक रहा है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, कि रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में आप जाओ उसके ऑपोजिट अपने आप लगने लग जाती है। On pushing, the object stop after sliding a certain distance. जब हम पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो स्लाइड करता है certain distance फिर अपने आप रुक जाता है। This must be due to a force acting between the surface of the sliding object and the table or the floor which are in contact. ये ऐसा इसलिए होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के नीचे जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है, इनके बीच में कोई फोर्स लग रही है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फोर्स हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लग रही होगी। दिस फोर्स इज व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। यही वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोक देती है एक समय के बाद। The force that comes into play when an object moves or tries to move over another surface is called a force of friction। जो फोर्स हमारी है फ्रिक्शन है। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट हम चल रहे हैं किसी और सरफेस पे, एक ऑब्जेक्ट को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जो रोक रही है वो फोर्स, वो फ्रिक्शन होती है। वो इसी वजह से रुक जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करके, बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और जैसे ही हमारी फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, धीरे धीरे स्पीड कम होती है ऑब्जेक्ट की, जिससे फोर्स कम हो जाती है, फोर्स कम होने की वजह से एक्सेलरेशन कम होती है। और जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ओवरकम कर जाती है हमारे ऑब्जेक्ट की फोर्स को, जिसी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने आप रुक जाता है। और सिंपली फ्रिक्शन, हम इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं या फिर सिंपली यू कैन कॉल दिस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। हमेशा फ्रिक्शन उस ऑपोजिट लगेगी, मैंने बता दिया आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन की हमेशा ऑपोजिट लगेगी फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स सिंस इट अराइजेज ड्यू टू टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। हमने ये भी देखा, अभी देखो कि फ्रिक्शन तभी लग रही है जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में है। हम स्लाइड कर रहे हैं तब हमारे, हम जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है ये कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट होने से ही फ्रिक्शन लग रही है। तो फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से ये लग रही है, तो इसीलिए फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। इनरेगुलरिटी, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इनरेगुलरिटी इन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन तब होती है जब इनरेगुलरिटी हो दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उनके बीच। इवन सरफेस विच अपीयर स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट इनरेगुलरिटी। जो सरफेस हमें स्मूथ लग रहे हैं उनके में भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ इनरेगुलरिटीज होती हैं। व्हेन प्लेन कॉन्टैक्ट द इनरेगुलरिटी ऑफ टू सरफेस लॉक इनटू ईच अदर एंड अपोजेस द एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर। जब इनरेगुलर दो सरफेस, इनरेगुलर सरफेस सबके अंदर हमने देखा इनरेगुलरिटीज होंगी, जब दो सरफेस को हम साथ में लाएंगे तो इनरेगुलरिटीज जो होती हैं आपस में लॉक हो जाती हैं और अपोज करती हैं हमारा एफर्ट जो होता है उस सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव कराने का। देखो यहाँ पे आप देखो इनरेगुलरिटीज कैसे लॉक हो रही हैं, इस वजह से फ्रिक्शन होती है। डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सर्फेस इज रफ। ये पूछ रहे हैं कि अगर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगी अगर सरफेस रफ है, तो हाँ, अगर सरफेस में इनरेगुलरिटीज ज्यादा है तो ज्यादा होगी फ्रिक्शन की वैल्यू। जैसे हमने स्मूथ सरफेस पे देखा इनरेगुलरिटीज बहुत कम होंगी एज कम्पेयर टू रफ सरफेस, और जितनी इनरेगुलरिटीज कम होंगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी। रफ सरफेस में इनरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होंगी जिस वजह से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। Activity 5.4, let us explore. Try activity 5.3 again, but this time place the object on a different surface such as glass, cloth, wood or ceramic, tile and sand. ये जो हमने 5.3 में एक एक्टिविटी करी थी, फ्लोर पे रखने वाली, फ्लोर या टेबल पे ऑब्जेक्ट को रख के स्लाइड कराने वाली, ये आप अगेन करो, बट इस टाइम आप यूज करो ग्लास, क्लॉथ, वुड या सिरेमिक, टाइल और सैंड। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस इन एक्टिविटी 5.3? क्या ऑब्जेक्ट अभी भी उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना 5.3 में किया था? तो नहीं, क्योंकि सरफेस की फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी हमारे सरफेस में जो भी चीज आगे जाने की कोशिश करेगी उसको जल्दी रोक देगा। क्योंकि हमने पहले टेबल और फ्लोर यूज किया था, फ्लोर और टेबल बहुत स्मूथ थे एज कम्पेयर टू जो हम यहाँ पे सर्फेसेस यूज करने, स्पेशली सैंड में। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे ऑब्जेक्ट बहुत जरा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने आप रुक जाए, क्योंकि सैंड की फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस फॉर ऑल सर्फेसेस? क्या हम ग्लास, क्लॉथ, वुड सब में एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करके ऑब्जेक्ट रुकेगा? नहीं, सब में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि सबकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अलग अलग है। बट सैंड में सबसे कम करेगा क्योंकि सैंड की फ्रिक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। All for different surfaces, the object stops after moving different distance. So we can say that force of friction depends upon the nature of the surface in contact. तो फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सर्फेसेस, यही यहाँ पे बता रही जो मैंने आपको बताया, हर सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी और रफ सर्फेसेस की फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा। स्टेप फर्दर,
डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन ए सॉलिड सरफेस? क्या फ्रिक्शन तभी काम करता है जब ऑब्जेक्ट सॉलिड सरफेस पे हो? व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड और ए गैस? क्या ऑब्जेक्ट जब लिक्विड और गैस में मूव कर रहा है तभी फ्रिक्शन लग रही है? एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। जब वाटर और एयर के बीच में हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं तब भी उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। वाटर में भी, लिक्विड में भी, हर लिक्विड में फ्रिक्शन लगती है, हर तरीके से फ्रिक्शन लगती है, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, हर जगह फ्रिक्शन लग रही है। Hence, the objects such as airplanes, ships, boats, high-speed trains are designed with specific shapes to reduce friction, force of friction due to the air and water around them. हमने देखा है शिप्स, बोट्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन सबकी शेप डिफरेंट होती है ताकि वो एयर वाटर की फ्रिक्शन को कम कर सके। एरोप्लेन्स की शेप आपने देखी है कैसी होती है, वो इसलिए होती है ताकि एयर रेजिस्टेंस, एयर की जो फ्रिक्शन है उसको सबसे वो कम मिनिमाइज कर सके। बोट्स की आपने शेप देखी कैसी होती है ताकि वो वाटर की फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सके। इसलिए हर ऑब्जेक्ट की शेप डिफरेंट होती है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। नाउ, is it essential for an object applying force on another object to always be in contact with it? क्या ये जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स अप्लाई करेगा तभी जब एक ऑब्जेक्ट उसमें कांटेक्ट में होगा? तो नहीं, मैंने अभी आपको बताया था नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्सेस अलग होती हैं। जो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं उनको कांटेक्ट चाहिए होता है फोर्स अप्लाई करने के लिए, बट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो बिना कांटेक्ट के काम करती हैं। मुझे लगा था आपके सिलेबस में सिर्फ कांटेक्ट फोर्सेस हैं, बट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हैं। तो चलिए अब उसको करते हैं। 5.4.2 नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। There are forces whose effect can be experienced even if the objects are not in contact. ये वो फोर्सेस हैं जो बिना कांटेक्ट के हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेट अस लर्न अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, हमने पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक फोर्स को बहुत अच्छे से किया था और हमने देखा था कि एक कंपास नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पर आपने देखा था डिफ्लेक्शन के बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो बिना कांटेक्ट के काम कर रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि वो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड से कैसे कंपास डिफ्लेक्ट हो रही थी अपनी डायरेक्शन से, बट जो था उसके बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। Do you remember learning about magnets in Exploring Magnet Curiosity Grade 6? We learned that magnet attract objects made of magnetic material. हमने देखा था मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल से बनी चीजों को अट्रैक्ट करता है। When two magnets are brought close to each other, like poles, north north, south south repel each other, while unlike poles, north south attract each other. हमने देखा था लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, पर अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक, अर्लियर चैप्टर जो हमने इस बुक का देखा था, वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच बिहेव लाइक मैग्नेट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में सीखा था जो मैग्नेट की तरह बिहेव, क्या हो गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती है एक ऑब्जेक्ट के बीच में, ये भी एक पुश एंड पुल का एग्जाम्पल है। दैट इज ए फोर्स, ये एक फोर्स है। कैन यू रिकॉल दैट मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट? क्या आपने देखा, क्या आप याद कर सकते हो मैग्नेट एक दूसरे पे अट्रैक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। अगर सेम पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने देखा मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्टिविटी 5.5 लेट अस टेस्ट। टेक टू रिंग मैग्नेट एंड वुडन स्टिक। दो रिंग मैग्नेट्स आपने लेने और एक वुडन स्टिक लेनी है। While holding the stick in a vertical position over the wooden table, insert the ring magnet into the stick. आपने vertical position में रिंग को होल्ड करना है और उसके अंदर आपने दोनों मैग्नेट्स को इंसर्ट कर देना है। नाउ इंसर्ट द, एक मैग्नेट को इंसर्ट करना है पहले में अपने। नाउ इंसर्ट द सेकंड मैग्नेट above it such that the like poles of the two magnet face each other. ऐसे आपने करना है कि जो लाइक पोल्स हो दोनों मैग्नेट की वो एक ही डायरेक्शन में, अगर इधर साउथ था तो इधर भी साउथ ही हो। ऐसे आपने दूसरे मैग्नेट को डालना है स्टिक के अंदर। ट्राई पुशिंग द सेकंड मैग्नेट डाउन जेंटली। दूसरे मैग्नेट को धीरे धीरे जेंटली पुश करने की कोशिश करो। डू यू फील फोर्स ऑन इट? क्या आप फोर्स महसूस करोगे? हाँ, आप देखना, जब आप धीरे धीरे लाइक पोल्स को पास में लाओगे तो आप फोर्स महसूस करोगे, और वो इतनी फोर्स होगी कि आप दोनों मैग्नेट को जबरदस्ती लेके आओगे नीचे, तभी शायद आप उनको कांटेक्ट में ला सको। छोटे मैग्नेट होंगे आप ले आओगे, एक बहुत बड़ा मैग्नेट हो आप जितना मर्जी फोर्स लगा लो वो अपने नीचे नहीं आएगा, एकदम चिपकेगा नहीं साथ में, इतनी फोर्स लगती है। नाउ रिवर्स द पोल्स ऑफ बोथ द मैग्नेट। अब दोनों मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कर दो। डज द सेकंड मैग्नेट स्टिल रिमेन फ्लोटिंग? क्या दूसरा मैग्नेट अभी भी फ्लोट करेगा? नहीं, जब यहाँ पे अगर साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है तो वो अपने आप नीचे आएगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने आप ही नीचे आएगा बिना किसी फोर्स की, और दोनों साथ में चिपक जाएंगे। तो इससे हमने क्या देखा, एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है, और रिपल्शन भी देख लिया हमने, अट्रैक्शन भी देख लिया, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी देख लिया हमने कि कैसे ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं।
वी फाइंड दैट मैग्नेट कैन exert force on another magnet without being in contact with it. ये भी देख लिया हमने. The force exerted by a magnet on another magnet or a magnetic material is called magnetic force. एक मैग्नेट जो एक मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स एक्सर्ट करता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. सच ए Since a magnet can exert force from a distance without being in contact, इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. बिना कॉन्टैक्ट हुए मैग्नेट हम एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए हम उनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं. आर देयर मोर सच फोर्सेज दैट एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस? क्या ऐसी और भी फोर्सेस हैं जो एक डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट? हाँ, ऐसी बहुत सारी हैं और आप उनके एग्जांपल्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे. चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं विच इज अगेन इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर आप एक स्केल लेते हो और उसको अपने बालों पे खूब देर रगड़ते हो, 1 मिनट रगड़ो, और छोटे छोटे पेपर के पीसेस लो जैसे यहाँ पे लिए गए हैं और उसको टेबल पे रख दो, और स्केल को जब आप उसके पास लेके जाओगे तो वो पेपर की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो स्केल पे अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसमें बहुत होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है. अभी आपको ये सब नहीं जानना है, बट आप ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बिना कॉन्टैक्ट के हुई है, अपने आप पेपर उड़ के उस स्केल पे अपने आप चिपक जाएगा. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और आपने देख लिया क्यों नॉन कॉन्टैक्ट है, बिकॉज विदाउट कॉन्टैक्ट के हो रही है. अब हम करें एक्टिविटी 5.6. यही एक्टिविटी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. देखो, टेक ए प्लास्टिक स्केल और ए प्लास्टिक स्ट्रॉ और ए पीस ऑफ पॉलिथीन एंड ए स्मॉल पेपर एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. आपने पेपर स्ट्रॉ स्केल या फिर पॉलिथीन ले लेना है और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेना है. रब प्लास्टिक स्केल और स्ट्रॉ विग्रसली ऑन पॉलिथीन. अब यहाँ पे मैंने आपको हेयर वाला एग्जांपल बताया, पर आप विग्रसली इसको पॉलिथीन पे भी कर सकते हो. आपने प्लास्टिक स्केल लेना है, उसको बहुत अच्छे से रगड़ना है काफी देर तक पॉलिथीन पे. डू नॉट है, डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल्स ऑब्जेक्ट. जो भी आपने पार्ट को रब किया है उसको अपने हैंड या फिर किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट से टच ना करो, बिकॉज वो जो भी उसमें चार्जेस आए होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक काम नहीं करेगा. तो इसीलिए ये आपको अभी इतना नहीं जानना है, इतना अभी आप चलते हैं आगे हम. नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन द टेबल. अब जो आपके टेबल पे पीसेस ऑफ पेपर पड़े हैं, इसके पास लेके आओ. टेक टेक केयर टू नॉट टच द पेपर पीसेस. पेपर पीसेस को आपने टच नहीं करना है. डू नॉट डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग? क्या आपने कुछ सरप्राइजिंग नोट किया? तो आप देखोगे कि पीसेस ऑफ पेपर विदाउट टच अपने आप ऊपर उड़ के स्केल पे चिपक जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Paper pieces get pulled towards the plastic straw slash scale slash straw and stick to it when it brought close to the paper pieces. हमने देखा जो पेपर पीसेस हैं वो जब हम स्ट्रॉ या स्केल को उसके पास लेके आएंगे तो उस पे चिपक जाएंगे. Why does it happen? ऐसा क्यों हो रहा है? When two objects of certain materials are rubbed together, जब दो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन मटेरियल के साथ में रब करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड अप ऑन देयर सरफेस. इलेक्ट्रिकल चार्ज उनके सरफेस पे आ जाता है. जैसे अगर आपका ये स्केल है यहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर नेगेटिव इधर है तो पॉजिटिव आपके पेपर पीसेस पे होगा, जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमने देखा अपोजिट चार्ज भी तो अट्रैक्ट होते हैं साथ में. पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो अगर आपके स्केल के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो गया है तो पेपर पीसेस पे पॉजिटिव होगा. अगर पेपर पीसेस में नेगेटिव है तो आपके स्केल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो अट्रैक्ट होंगे साथ में. दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज. इन चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज. एज दे डू नॉट मूव बाय देम सेल्फ, क्योंकि ये अपने आप मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे रुके रहते हैं, इसीलिए हम उनको स्टैटिक कहते हैं. स्टैटिक मतलब रुके हुए, डायनामिक मतलब चलते हुए. The object that acquires static charge is said to be charged body. जो भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक चार्ज एक्वायर कर लेगा, मतलब जिसके अंदर भी स्टैटिक चार्ज आ गया, उसको हम चार्ज्ड बॉडी कहेंगे. A charged object that is exert a force on a uncharged object made up of certain material. जो भी स्टैटिक चार्ज वाली बॉडी है ये अट्रैक्ट करेगी सर्टन अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को जो सर्टन मटेरियल से बने होंगे, सच एज ए स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. जैसे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हो गए, ऐसी चीजों को ही अपने पास अट्रैक्ट करेंगी. कभी आपने देखा होगा, आप एक बलून लो, उसको धूप में कभी रख दो, धूप में रख देने से वो कभी कभी चार्ज हो जाता है, और आप उसको बाल के पास लेके जाओ तो वो आपके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज, क्योंकि बलून के सरफेस पे चार्ज आ गया था. और वही जैसे अगर मानो कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारे बलून के सरफेस पे आ गया, उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमारे बाल में आएगा, जिस वजह से वो बाल बलून के ऊपर अट्रैक्ट होंगे और वो खड़े हो जाएंगे. ये तो आपके साथ हुआ ही होगा, धूप में कभी आप कभी बैठते हैं तो अपने आप बाल खड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज. हम्म. दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट. हमने देखा बिना कांटेक्ट के हो रहा है, इसी वजह से हम स्टैटिक चार्ज को एक नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना है.
तो आई थिंक आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज की वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हमने फ्रिक्शन पढ़ी बहुत डिटेल में। तो आप इस वीडियो को अगर चाहो तो दोबारा देखो, वैसे मुझे लगता है जरूरत भी पड़ेगी, बिकॉज मैंने हर चीज को बहुत बार रिपीट किया है और मेरे को आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप रियली दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेरी वेल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर गिव दिस वीडियो आ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। इंट्रो में मैंने नहीं बोला था तो आउट्रो में बोल रही हूँ। और मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स will be in the description box, and I'm Srishti. I'll see you next time with the third part of this chapter. So, sign it off for now. Bye bye.